बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, उन्हीं को आगे लेके चलते हैं। और जो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था उसके हवाले से जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो भी मैं दूर करती हूँ आज के लेक्चर के अंदर। लेकिन प्लीज़ आप मुझे काम करके भेजा करें। आप काम करके भेजेंगे तो मुझे समझ आएगी कि आप से कहाँ पे गलती हो रही है या कौन सी चीज़ जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही है। आपसे ये कभी भी डिमांड नहीं की जाती कि आप 100% करेक्ट करके ही दिखाएं। बस जो आपको समझ आ रहा है, जितना आपको समझ आ रहा है, जो आपने ट्राई किया है, बस वो दिखा दिया करें ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमने कौन सी चीज़ आपको समझानी है या कौन सी चीज़ आपको समझ आ चुकी हुई है। तो जैसा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स इन मैटलैब को कल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स बता दिए थे, जैसे x ग्रेटर देन y, x लेस देन y को हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस करना है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू y की अगर बात की जाए तो ये x और y के हर एलिमेंट को कंपेयर करेगा और उसमें से जो ग्रेटर और जो इक्वल दोनों होंगे उनको ट्रू कंसीडर करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y इसको अप्लाई करूं तो इसका मतलब ये होगा 6 और 14 पहले कंपेयर होगा। नो, 6 नॉट ग्रेटर देन 14, नॉट इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू, 1, 9 इक्वल टू 9 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेटर हुआ तो भी 1 रिटर्न करेगा और अगर इक्वल हुआ तो भी 1 रिटर्न करेगा। अब इसी तरह x लेस देन इक्वल टू y की अगर बात की जाए, जहाँ जहाँ x y से छोटा हो या बराबर हो, तो 6 14 ये भी कंडीशन। अब x 6 जो है वो लेस देन 14 है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू 1 आ जाएगा। 3 ग्रेटर देन 2 फॉल्स, 9 इक्वल टू 9 ट्रू, तो ये भी 1 आ जाएगा। अब इसी तरह x इक्वल टू y है, ये जस्ट वहाँ पे 1 रिटर्न करेगा जहाँ पे x और y की वैल्यू बराबर हो। तो x और y की वैल्यू जस्ट यहाँ पे बराबर है तो ये जस्ट यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, बाकी सब के लिए 0 रिटर्न करेगा। इसी तरह ये आपके पास है x नॉट इक्वल टू y। x नॉट इक्वल टू y जब होगा तो ये वहाँ 1 रिटर्न करेगा जहाँ जहाँ पे x और y जो है वो बराबर ना हो। तो 6 14 दोनों बराबर नहीं हैं, 3 और 2 ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो इन दोनों की जगह 1 1 रिटर्न होगा और 9 और 9 बराबर है तो यहाँ पे रिटर्न होगा 0। तो ये हमारे पास थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने आपको समझा दिए हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। आगे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये अब आपने खुद गेस करना होगा कि हमने किस ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है या अभी किसकी ज़रूरत है हमें। ठीक है, अच्छा, और दूसरा अब हम अपने प्रैक्टिस वाले प्रोग्राम की तरफ पहले चलते हैं, फिर हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको दिया था जिसमें 3x3 मैट्रिक्स लेना था और मैटलैब प्रोग्राम बनाना था जो ये चीज़ें कैलकुलेट करे। पहले सी मैट्रिक्स कैलकुलेट हो, फिर डी हो, फिर सम और एवरेज कैलकुलेट होगी सी और डी की। इसमें एक अद तो मुझे ठीक रिप्लाई मिल गया था, एक अद का कुछ करीब मतलब करेक्ट था, लेकिन बाकियों की मिस्टेक थी। और दूसरा मैंने ये बात नोटिस की है कि आप लोग आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, एक बंदा जो भी काम लिखता है वो दूसरे के साथ शेयर कर देता है। तो ऐसे करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे कोई मसला है, लेकिन आप लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। जब पेपर में आप सब अलग बैठे होंगे तो आपको यही आदत होगी कि अब मेरी फ्रेंड मुझे बताए तो मैं काम कर सकूं, और वो आपके करीब नहीं होंगी, तो उस टाइम आपको ये बात समझ आएगी। तो अब यहाँ पे जो पहली चीज़ थी ना 3x3 मैट्रिक्स वाली, अब 3x3 मैट्रिक्स या आप यूज़र से इनपुट ले लो या आप जनरेट करवा लो, दोनों चीज़ें करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ भी वाजिया नहीं किया, उन्होंने बस बोला सपोज ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिसेस। तो चाहे तो आप यूज़र से इनपुट ले लें, चाहे आप जनरेट वाला जो मेथड आपको बताया था उससे इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक बात याद रखें कि जनरेट में जो सिर्फ रैंड वाला फंक्शन था, अगर आप उससे अप्लाई करेंगे तो अब पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन अगर आप फिक्स वाले को इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में यह है कि इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी, पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल को सॉल्व किया, मैंने इनपुट लिया, अब ए मैट्रिक्स को इनपुट लिया, बी मैट्रिक्स को। अब जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिख के एंटर करूँगी, आगे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा एंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसमें जिस तरतीब में आप मैट्रिक्स को इनपुट करते होते हैं आप उसी तरतीब में मैट्रिक्स को इनपुट कर दें। तरतीब से मुराद ये है कि रो के बाद जैसे सेमीकोलन लगाते हैं वैसे ही लगा दें।
इसी तरह मैंने बी को इनपुट ले लिया, बी में भी वही तरतीब जो आप इस्तेमाल करते होते हैं आप उसी को फॉलो करें। तो ए वाले को मैंने प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन आपको दिखाने के लिए बी वाले को प्रिंट करवा दिया कि ये इस तरह का आपके पास 3x3 एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि ए वाले को 10 से मल्टीप्लाई, बी वाले को 5 से मल्टीप्लाई। तो शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब आपने किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को किसी खास डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना हो तो आप सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। अब जैसे मैंने लिखा 10 स्टैरिक ए, इसका मतलब यह है कि ए के हर एक एलिमेंट के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 स्टैरिक बी, इसका मतलब यह है कि बी के हर एलिमेंट के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। और आपके पास है 10a माइनस 5b। अब मैंने क्या किया, 10a और 5b के गिर्द ये लगा दी क्या नाम है ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स का फ़ायदा ये है कि ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि पहले ये ब्रैकेट वाला काम परफॉर्म करना है फिर माइनस करना है। तो पहले 10 और a मल्टीप्लाई होंगे, 5 और b मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और जिसका आंसर आपके पास ये बनेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे बता दिया गया था c इज इक्वल टू 10a माइनस 5b। इसका मतलब यह है कि 10 को a से मल्टीप्लाई करके 5 को b से मल्टीप्लाई करके जो स्टोर करवाना है उसका नाम c ही रखना है। अब मतलब यहाँ पे आप कोई और नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे c ही रखा। तो जो मैट्रिक्स जनरेट हुआ ये अब c मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी सेम प्रोसेस के तहत हमने d वाला मैट्रिक्स जनरेट किया, 3a 4b, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना था। आपको बताया था कि अगर आप डॉट और स्टैरिक का निशान लगाते हैं अब वो हर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा, लेकिन जस्ट मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे। तो अब जो प्रॉपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो वाला मेथड जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया। यहाँ पे मैंने 3 स्टैरिक ए किया, इसमें हर एलिमेंट जो एक है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ हर एलिमेंट जो है b का वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के जो आंसर से मैट्रिक्स जनरेट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद ये जवाब निकल आएगा। अब यहाँ तक तो आपने ठीक भी कर लिया था। अब अगली बात सम एंड एवरेज ऑफ मैट्रिक्स सी एंड डी। सम और एवरेज कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स सी और डी का। तो पहले मैं सम वाला फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ इस सी वाले मैट्रिक्स पे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया सम सी, उसके आगे मैंने सम का फंक्शन, ब्रैकेट में वो मैट्रिक्स जिसका सम कैलकुलेट करना है। तो जब मैं ऐसे लिखूंगी ना सम ऑफ सी, अब ये आपको कुछ इस तरह का जवाब देगा। इसका मतलब ये है कि जो सम वाला फंक्शन है अगर वो मैट्रिक्स पे अप्लाई किया जाए तो वो हर एक कॉलम को सम करता है। मतलब ये पहले इसने इसको सम किया, फिर इसको और उनका आंसर दे दिया। अगर हमने ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स का सम जनरेट करना है तो हमें इसके ऊपर अगेन से सम का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी इस पूरे मैट्रिक्स की, मतलब पूरे मैट्रिक्स का सम करके ये आंसर निकला है। वो सिंगल वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप 2 दफ़ा सम वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो पहली दफ़ा मैंने सम ऑफ सी में स्टोर करवा लिया, फिर मैंने दोबारा एक वेरिएबल लिया सम 1 के नाम से और मैंने ऐसा किया कि इसमें सम सी पास कर दिया। अब क्या होगा कि वो इन सब को जमा करके आपको एक जवाब देगा। तो ये ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स का सम कहलाएगा जो कि सम 1 में स्टोर है। अब मैंने 2 दफ़ा इस पे सम का फंक्शन अप्लाई किया, एक यहाँ पे, फिर जो जवाब आया उस पर अगेन से सम का फंक्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस बात को आपको समझाना था। यही मैंने सेम प्रोसेस डी वाले मैट्रिक्स के लिए किया। पहले एक दफ़ा उस पर अप्लाई किया, उसने कॉलम वाइज सम कर दिया। अब अगेन इस पे मैंने सम वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो अब हमारे पास ओवरऑल सम आ गया। अब अगली बात आती है मीन की, मतलब एवरेज की। अब एवरेज के लिए आपको वैसे पता है कि एवरेज क्या होती है कि सबको सम करके तादाद से डिवाइड कर दें। तो एक तरीका ये है कि जो आपके पास सम निकला है, जैसे सम 1 निकला है सी मैट्रिक्स का, और इसी तरह जो सम 2 है वो निकला है डी मैट्रिक्स का, आप इसको 9 से डिवाइड कर दें। 9 क्यों? 3x3 मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9। तो हमने ओवरऑल मैट्रिक्स की जब एवरेज निकालनी है तो हमें उसे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस आंसर को 9 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह जो सम 1 का आंसर है उसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो भी बात जो है वो करेक्ट हो जाएगी। मगर अगर आप मीन का फंक्शन अप्लाई करते हैं जो कि आपको मैटलैब में अवेलेबल है, तो मीन का फंक्शन वही काम करता है जिस तरह सम का करता है।
सम का क्या करता है कि अगर आप मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो वो हर एक कॉलम का सम करके देता है। तो इसी तरह अगर मैं डायरेक्टली सी वाले मैट्रिक्स पे मीन का फंक्शन अप्लाई करती हूँ तो ये क्या करेगा, ये मुझे हर एक कॉलम का जो मीन है वो निकाल के दे देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे दोबारा से मीन का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे जो है ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स का एवरेज कैलकुलेट होकर मिलेगी। यही सेम डी वाले मैट्रिक्स के लिए है कि अगर आप सिर्फ डी पे अप्लाई करते हैं तो हर एक कॉलम के लिए ये एवरेज निकाल के देगा, और इस पे अगेन अगर मीन का फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो अब ये ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास एवरेज है वो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने जो एग्जांपल की थी उसको कैसे हल करना है। अगर अभी भी मज़ीद आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो वो प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आप लोग कुछ बताते नहीं हैं कि आपको बात समझ आ रही है या नहीं। मैंने आपको बहुत रिलैक्स इन्वायरमेंट दिया है कि मुझे कोई इशू नहीं है, आप मेरे से खुल के डिस्कस किया करें आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप बोलते ही नहीं है कि मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो प्लीज़ साथ साथ इसे समझते जाएं ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अच्छा, आगे मैंने एक फंक्शन लगाया है फाइंड का फंक्शन। हमने इसको डिस्कस करना है कि ये फाइंड का फंक्शन क्या होता है। अच्छा जी, इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। हम जब रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ इस्तेमाल करते हुए दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमें इस फॉर्म में आंसर देता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट किस किस लोकेशन पे मौजूद हैं, तो उसके लिए हमें ये फाइंड का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कैसे फाइंड का फंक्शन इस्तेमाल होता है इसको मैं अभी एग्जाम्पल की सूरत में आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। ये भी चीज़ आगे जाके जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनमें इस्तेमाल होगी। जैसा कि मैंने दो अरेज दी 6, 3, 9, 14 to 9, मैंने इसमें इक्वल का रिलेशन ऑपरेटर लगाया, x इक्वल टू y, मतलब x और y जहाँ बराबर हों। अब x और y जहाँ बराबर होंगे वहाँ 1 रिटर्न होगा, तो मतलब इस लोकेशन पे 1 रिटर्न होगा, बाकी जगह 0। अब मैं चाहती हूँ कि किस लोकेशन पे इक्वल था मुझे ये पता चले। तो ये जो z वाला मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हुआ 0, 0, 1, इससे मैं फाइंड का फंक्शन लगा दूँ तो फाइंड आपको वो इंडेक्स रिटर्न करेगा जहाँ पे 1 है। तो ये 1, 2, 3 लोकेशन पे 1 था, तो इसका जवाब आपके पास आ गया 3। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अब ये मैंने एक और आपके सामने प्रोग्राम छोटा सा लिखा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे ना, अब मैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपने देखा था कि x लेस देन y कहाँ है, x ग्रेटर देन y कहाँ है, लेस देन इक्वल टू। इसमें आपको 1, 1 रिटर्न हो रहा था कि इस लोकेशन पे जो है वो चीज़ है वो इक्वल है, इस लोकेशन पे जो चीज़ है वो नॉट इक्वल है, या व्हाट्सएवर जो भी आपने इस पर रिलेशनल ऑपरेटर लगाया था। लेकिन हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिल रही थी जो वैल्यू ग्रेटर या जो वैल्यू स्मॉलेस्ट है। जैसे मैं स्मॉलेस्ट चेक कर रही हूँ तो मुझे 6 रिटर्न होना चाहिए कि 6 वाली स्मॉलेस्ट है। तब x लेस देन y को मैं कंपेयर कर रही हूँ तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन कौन सी है ये रिटर्न होनी चाहिए मुझे 6। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमने देखना है कि वो वैल्यू कैसे रिटर्न होगी। उसकी जगह 1, 0 तो हमारे पास रिटर्न हो रहा है। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास तरीका है जब हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं जो ग्रेटर या स्मॉलेस्ट है। पहले हम जस्ट ये वाली चीज़ लगा रहे थे a ग्रेटर देन b। अब मैंने साथ में a लिख दिया। यहाँ पे आपने वो मैट्रिक्स लिखना है जिसकी वैल्यूज़ आप आंसर में चाहते हैं। मैं कह रही हूँ कि a और b को आपस में कंपेयर करो और a की वो वैल्यूज़ भी प्रिंट हों जो बड़ी हैं b से। अब a ग्रेटर देन b कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब जस्ट मैं अगर लिखती a ग्रेटर देन b तो इसका जवाब कुछ यूँ आता कि 1, 0, 0, 1 इस तरह। ठीक है, अब मैंने साथ में छोटा सा a डाल दिया, मतलब उस मैट्रिक्स का नाम डाल दिया जिसकी मैं वैल्यूज़ भी रिटर्न करवाना चाहती हूँ। तो अब a ग्रेटर देन b कहाँ है, 65 पे 65 आ जाएगा। उसके बाद 48 बड़ा है, 48 आ जाएगा। उसके बाद 57 बड़ा है तो 57 आ जाएगा। उसके बाद 61 बड़ा है तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 61। अब इसी तरह मैंने यही सेम लगाया
और साथ में मैट्रिक्स बी लिख दिया। अब जहाँ जो वो लोकेशंस जहाँ पे ए बड़ा होगा बी से, उस लोकेशन पे जो बी की वैल्यू है वो रिटर्न होगी। जैसे 65 ग्रेटर देन 48 कंडीशन ट्रू हुई, इस लोकेशन पे बी की वैल्यू क्या है 48 रिटर्न हो गया। इसी तरह कंडीशन और यहाँ पे ट्रू हुई, इस लोकेशन पे बी की वैल्यू क्या थी 45, तो 45 रिटर्न हो गई। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, इस लोकेशन पे बी की वैल्यू क्या थी 51 रिटर्न होगी। इसी तरह 61 और 58, यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी, इस लोकेशन पे बी की वैल्यू क्या थी 58, तो 58 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ा और उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली कि अगर आपने इंडेक्सेस निकालने हो, किस लोकेशन पे कंडीशन ट्रू है, तो आप इंडेक्सेस फाइंड वाले से निकाल सकते हैं। अगर आप वो वैल्यूज़ निकालना चाहते हो जो बड़ी या छोटी हैं, तो आप वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप रिलेशनल ऑपरेटर का मुकम्मल जो मुख्तलिफ जो इस्तेमाल है वो देख चुके हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ ना आया हुआ तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।